गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कल कहाँ तक क्लास हो चुकी थी? यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पे आक्रमण तथा उसका प्रभाव पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जब मोहम्मद बिन कासिम जब मर जाता है तो सिंध में जुनैद बनकर आता है राजपाल, और जुनैद का एक ही मकसद होता है कि किसी तरह भारत में अपना धर्म फैला दें और भारत के संपत्ति को लूट कर अपने बगदाद के खलीफा के पास किसी तरह पहुंचा दें, कोई भी हाल हो लेकिन हमको चाहिए संपत्ति, ऐसा काम रहता है मलेच्छों का या मुस्लिम आक्रांताओं का। अब देखते हैं हमें कि 725 ईस्वी हो चुकी है, ठीक है ना, और 725 ईस्वी तक पूरी तरह से राजस्थान, गुजरात, यहाँ तक बनारस तक मुस्लिम आक्रांताओं से धरती पूरी तरह से थरथरा रही है, ये समझ लीजिए। तब जाकर हिंदू हृदय सम्राट, जो भी राजपूत एक जाति होती है भारत में, वो लड़ाई करने वाली जाति है ऐसे माना जाता है, परंतु भारत में जाति का कोई कंसेप्ट नहीं है, कर्म के आधार पर जाति है। जो देश का सेवा करेगा रक्षार्थ हेतु वो क्षत्रिय कहलाएगा या छत्र कहलाएगा। बहुत से विदेशी जो थे वो भारत में आकर बसे और अपने आप को छत्र धारण भी किए, जैसे शक थे वो अपने आप को छत्र कहते थे, तो वैसे बहुत से विदेशी भी भारत में आकर मिल गए, वो अलग मैटर है। लेकिन अरबों के आक्रमण से भारत में रक्षार्थ हेतु जो हिंदू फ्रंट बन रहा है, उस हिंदू फ्रंट का नाम देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के तहत बन रहा है, और इस फ्रंट में हमें पढ़ाना है गुर्जर प्रतिहार वंश के पूरी इतिहास को समझना है, पूरी अच्छे से पढ़ना है। आइए देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास। यहाँ देखिए, ये मैं प्रसंग जो उठा रहा हूँ, ये मैं प्रसंग उठा रहा हूँ अलवर अभिलेख से, अलवर अभिलेख से, ग्वालियर अभिलेख से, ग्वालियर अभिलेख से, उसके बाद कर्नल टॉड राजस्थान के इतिहास लिखे हैं, कर्नल टॉड से उठा रहा हूं, कर्नल टॉड से उठा रहा हूं। उसके बाद एक बुक है A 1000 years war for धर्मा, ये बुक है। 1000 year war for धर्मा, ये बुक जो है ये ओमेंद्र रत्नों की बुक है, ओमेंद्र रत्नों की बुक है। इसी में बोला गया है कि बौद्ध किस तरह राजा दाहिर के खिलाफ हो गए थे और साथ दिए थे किसको? मोहम्मद बिन कासिम को। ये ओमेंद्र रत्नों की बुक है। उसके बाद एक उद्धतन सूरी की बुक है कुवलयमाला, ये उद्धोतन सूरी की बुक है, उद्धोतन सूरी की बुक है बेटा, ये है। यहां से हम पूरी कंसेप्ट को उठा रहे हैं, यहां से पूरी कंसेप्ट को उठा रहा हूं। अलवर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, कर्नल टॉड का अभिलेख है। उसके बाद 1000 year war for धर्मा से है। उसके बाद ओमेंद्र रत्नों की बुक है, ये कुवलयमाला उद्धोतन सूरी की बुक है। यहाँ से प्रसंग उठा रहा हूँ और गुर्जर प्रतिहारों के बारे में देखिए। गुर्जर प्रतिहारों को अलवर अभिलेख में सूर्यवंशी बताया गया है, सूर्यवंशी बताया गया है, एक कंसेप्ट है। दूसरी बात, इसमें सूर्यवंशी बताया गया और यहीं पे हरिश्चंद्र का नाम आता है, हरिश्चंद्र का नाम आता है कि इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने किया था। फिर ग्वालियर अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख में बताया गया भगवान राम के भाई लक्ष्मण के ये लोग संतान थे जो प्रतिहार का काम करते। लक्ष्मण भगवान राम के प्रतिहार का काम करते थे, रक्षार्थ हेतु वो
सेनापति का काम करते थे, सेना रहते थे, इसलिए इन्हें प्रतिहार कहा गया। प्रतिहार का मतलब होता है रक्षा करना। और एक ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का संतान बोला गया है, भगवान राम के भाई लक्ष्मण का संतान बोला गया है। ये है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में समझाने के बाद। कर्नल टॉड भी इनके बारे में लिखते हैं। इसमें अ 1000 ईयर वार फॉर धर्म में तो उमेंद्र रत्नू लिखते हैं या कुवल माला मुदत्तन सूरी लिखते हैं। इस कंसेप्ट से हम पूरी गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास को उठाए हैं। अब देखिए हमें क्या पढ़ाना है, गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ाना है तो टू द पॉइंट सारे राजा का नाम लिखते हैं और राजा के नाम के बाद मैं पूरी तरह से कहानी को हम पूरी कंप्लीट कर देता हूं। आइए देखते हैं। देखिए हरिश्चंद्र तो संस्थापक थे, वंश का संस्थापक थे, परंतु वास्तविक संस्थापक वत्सराज आएगा। फिर भी नागभट्ट, यहाँ से नागभट्ट से स्टार्ट करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश। यहाँ देखिए सबसे पहले हम लेते हैं नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम। उसके बाद लेते हैं नागभट्ट प्रथम के बाद जो है वो कुकुक हैं, कुकुक और प्लस देवराज है, देवराज है, देवराज है। उसके बाद आते हैं वत्सराज, वत्सराज हैं। उसके बाद आते हैं वत्सराज के बाद आते हैं नागभट्ट द्वितीय, नागभट्ट द्वितीय ये आते हैं। उसके बाद आते हैं रामभद्र, रामभद्र आते हैं। उसके बाद आते हैं मिहिर भोज, मिहिर भोज। मिहिर भोज के बाद आते हैं महेंद्रपाल, महेंद्रपाल के बाद आते हैं महिपाल। उसके बाद बहुत से शासक आता है, वो उसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस महमूद गजनबी जिस पे आक्रमण करेगा कन्नौज पे, उसके बारे में जानने की जरूरत है। वो है राजपाल। उसके बाद 9 में आते हैं त्रिलोचनपाल। उसके बाद आते हैं यशपाल। यशपाल अंतिम शासक है। यशपाल क्या है? अंतिम शासक है गुर्जर प्रतिहार का। ये आपको समझना है। इसके टाइम अगर लेते हैं तो टाइम पीरियड लेते हैं तो ले लीजिए 730 से 756, और इनका टाइम पीरियड ले लीजिए 756 से, ये दोनों मिलकर 756 से 770 तक राज करेंगे, 756 से 770 तक राज करेंगे। उसके बाद वत्सराज हैं, ये 770 से लेकर 805 तक राज करेंगे। उसके बाद नागभट्ट आते हैं, ये 805 से लेकर 885 तक शासन करेंगे। उसके बाद रामभद्र आते हैं, नहीं 885 नहीं है, 833 है। उसके बाद 833 से लेकर 836 तक राज करेगा रामभद्र। अब ये आते हैं 836 से लेकर 885 तक राज करेंगे मिहिर भोज। फिर उसके बाद महेंद्रपाल आते हैं। महेंद्रपाल जो राज करेंगे वो 885 से लेकर 910 या 14 कहीं लिखा है 910 तक राज करेंगे। उसके महिपाल आते हैं 910 से लेकर ये राज करेंगे 944 तक। उसके बाद बहुत से राजा महाराजा आते हैं, उनके बारे में जानने की जरूरत नहीं। उसके बाद महमूद गजनबी भारत पर आकर कन्नौज पर आक्रमण करता है। राजपाल कन्नौज छोड़ के भाग जाता है, इसलिए विद्याधर कन्नौज राजपाल की हत्या भी कर देता है। वो कंसेप्ट अलग है, वो मैं एक्रिमोनियस ऑनलाइन क्लास में पढ़ा दिया हूँ। राजपाल के बारे में समझते हैं। इसका जो टाइम रहता है वो रहता है 1018 AD रहता है, और 1019 में मार दिया जाता है। उसके बाद जो आते हैं त्रिलोचन पाल हैं, 1019 से लेकर 1025 हैं, और उसके बाद यशपाल हैं 1025 से लेकर 1036 हैं। कहानी हो जाती है खत्म। ये रहा आपका पूरी तरह से गुर्जर प्रतिहार वंश की पूरी डायनेस्टी। अब आइए समझते हैं, इसको समझते हैं राजपूत फ्रंट कैसे बनेगा। पूरी राजस्थान, पूरी गुजरात पर आए दिन लूट मार हो रहा था। गुजरात और राजस्थान
मालवा क्षेत्र पूरी तरह से त्राहिमाम कर रहा था। तो देखिए यहाँ हम जानते हैं कि फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो में हम पढ़ाए ये हैं कि राजा दाहिर का लड़का का नाम था जय सिंह, जय सिंह, और एक गुंदीमल का लड़का था, मैं पढ़ाया हूं, जो दाहिर का सेनापति था गुंदीमल। गुंदीमल का लड़का था, पोता था, ये पोता है यक्षा, यक्षा है, और एक यक्षक आएगा, एक यक्षा है, एक यक्षक आएगा, यक्षा, ये दोनों लोग भाग के आते हैं मेवाड़ के राजा कालभोज के पास। कहां पे आते हैं? मेवाड़ के राजा कालभोज के पास। मेवाड़ के राजा हैं कालभोज, कालभोज के पास। कालभोज उस समय गुर्जर प्रतिहार के सामंत थे। इनको बाद में बप्पा रावल कहा जाएगा, वप्पा रावल, रावल कहा जाएगा इनको बाद में। तो इनके पास आते हैं और इनकी सारे दुखांत बताते हैं कि हमारे देश में, हमारे सिंध में जब आक्रमण हुआ था तो किस प्रकार की स्थिति बनी थी। मतलब पहली बार देश को मलेच्छ जब लूट रहे थे तो व्यापारी को भी लूट रहे थे, समाज को लूट रहे थे, संस्कृति को तबाह कर रहे थे, और समझे सर कलम, सामूहिक रूप से सर कलम करते थे। ये वाली मतलब कि ये समझे मूल समाज की जो ढांचा थी पूरी तरह से बर्बाद कर रहे थे मलेच्छ, पूरी तरह से बर्बाद कर रहे थे। इस स्थिति को देखकर बप्पा रावल भी बहुत आश्चर्यचकित हुए कि लड़ाई तो सेना की होती है, राजा की होती है, ये कौन सा भैया, ये तो पूरी राक्षस प्रजाति है, तो इससे तो देश को रक्षा करना पड़ेगा, नहीं तो पूरी तरह से सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस पे काम चल रहा था। और ये देखिए 730 हो चुका है और पूरी तरह से तबाह हो चुका है राजस्थान। अब देखिए बप्पा रावल नागभट्ट प्रथम के पास आते हैं और नागभट्ट प्रथम एक चिट्ठी लिख के भेजते हैं। यहाँ देखिए सोनू भाई, चिट्ठी लिखकर दे भेजते हैं कहाँ पे? तो चालुक्य वंश पुलकेशिन द्वितीय, आप जानते हैं एहोल प्रशस्ति में लिखा हुआ जो हर्ष को हराया था, एहोल प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय के प्रपौत्र विक्रमादित्य द्वितीय के पास चिट्ठी लिखते हैं ये नागभट्ट प्रथम। अब बप्पा रावल को चिट्ठी लिखकर भेजकर इनके साथ, बप्पा रावल के साथ भेजते हैं, कहते हैं कि भैया हिंदू फ्रंट अगर नहीं बनेगा तो पूरी तरह से देश बर्बाद हो जाएगा, ये स्थिति है देश की। तो तीनों लोग मिलकर, और उधर से ललितादित्य मुक्तापीढ़ के भी सेना इनसे यानी बप्पा रावल से मिलने के लिए आ जाती है। पूरी तरह से एक हिंदू फ्रंट बनता है, हिंदू फ्रंट बनता है। देखिए है थोड़ा समझाने का मतलब ये समझ में आ गया ना। बप्पा रावल के सेनापतित्व के नेतृत्व में नागभट्ट द्वितीय के सेना, विक्रमादित्य द्वितीय के सेना और ललितादित्य मुक्तापीढ़ के भी सेना इसमें आकर मिलती है, तब लड़ाई क्या होता है। देखो ये आज का भारत है, ठीक है, ये आज का पाकिस्तान है, ये पूरा पानी है, और ये रहा आपका सिंध, ये रहा सिंध, ये रहा आपका, और ये पूरी पानी है, कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, ये मालवा है, ये पूरा मालवा का क्षेत्र है, ये पूरा मालवा का क्षेत्र है। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार वंश का राज है, ठीक है ना। तो ये, और ये मेवाड़ है, चाहे यहाँ पे डाल लीजिए, ये मेवाड़ है, राजस्थान का क्षेत्र है। अब देखिए, और ये चालुक्य का क्षेत्र है, चालुक्य का क्षेत्र है, और ये ललितादित्य मुक्तापीढ़ का क्षेत्र जम्मू कश्मीर है। पूरी यहाँ की सेना, फिर यहाँ की सेना, यहाँ की सेना पूरी तरह से इकट्ठा हो जाती है। और यहाँ पे महफूजा एक जगह था, सिंध में महफूजा जगह है। महफूजा जो गुर्जर प्रतिहार के रक्षार्थ हेतु मुस्लिम आक्रांता बनाए थे, यहाँ पुलिस चौकी पोस्ट। और यहाँ से बगल में जोधपुर है, जोधपुर के निकट सभी की सेनाएं आकर मिलती है। बप्पा रावल वहाँ के सेनापति रहते हैं, ये सारे लोग मिलते हैं और यहाँ पे दोनों की सेनाएं। अब देखिए इनके तरफ से हिंदू फ्रंट में कौन कौन था? हिंदू फ्रंट में बप्पा रावल थे, बप्पा रावल, उसके बाद विक्रमादित्य सेकंड थे,
विक्रमादित्य सेकंड थे। उसके बाद आपका नागभट्ट फर्स्ट थे। और फिर ललितादित्य मुक्तापीठ का सेना था, ललितादित्य नहीं आए थे, सेना था। तो ये वाला कंसेप्ट है। ये इधर के फ्रंट था, मतलब कि ये हिंदू फ्रंट था और इधर मुसलमान फ्रंट था। अलवा के नेतृत्व में सेना थी, लगभग 40,000 सेना थी ये। फिर उसके बाद जैद एक नेता था, मुस्लिम आक्रांता था, जैद के नेतृत्व में थी। कम से कम इसके नेतृत्व में लिखा हुआ है कि 12,000 सेना थी। और एक लास्ट में जो यहाँ का राज्यपाल था जिसका नाम था जुनैद था। जुनैद के पास अपना खुद का 10,000 सेना थी, 10,000 की सेना थी। अब देखिए ये सारे सेना मिलकर कम से कम 52,000 सेना होती है। कितना सेना होती है? 52,000 सेना होती है। पूरी कंसेप्ट क्लियर है? 52,000 सेना होती है। और ये सारे लोग मिलकर सेना इकट्ठा किए थे 60,000। कितना सेना इकट्ठा किए थे? 60,000। सभी लोग एक साथ मिल गए थे ना, भारत के प्रत्येक जनता एक साथ मिल गई थी। भील भी साथ में आ गए थे। कहा जाता है कहीं बापा रावल के बारे में ये भी लिखा है कि वो भील प्रजाति के थे। तो देश की जो रक्षा करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा ही कहलाएगा। गोहलित वंश के समझ लीजिए संस्थापक वास्तविक संस्थापक मान लीजिए उनको। तो ये कहानी है। तो यहाँ पे जोधपुर में लड़ाई होती है। इसमें सभी लोग, ये 52,000 सेना के अंतर्गत ये जितना लोग लड़ाई कर रहा है, ये 52,000 सेना लगभग काटी जाती है। कर्नल टॉड कहते हैं कि बापा रावल ईरान तक मारे थे इन लोगों को, ईरान तक। ये लड़ाई होती है 738 में लड़ाई होती है, फाइनल लड़ाई होती है 738 AD में, 38 में फाइनल लड़ाई होती है। और बापा रावल कम से कम ये मकरान तक मार के आए थे। ये जगह मकरान है जहाँ मोहम्मद हारून राज करता था पहले। तो ये मकरान तक मार के आए थे बापा रावल। और यहाँ पे जुनैद भी मारा गया, जैद भी मारा गया, अलवा भी मारा गया। कोई नहीं बचा, केवल 200-300 बचे। और भी रेगिस्तान में जाते जाते वहाँ समाप्त हो गए। केवल 4 लोग बचे थे वहाँ जाते जाते। कहाँ पे? अरब जाते जाते 4 लोग बचे हुए थे। इस तरह कत्लेआम किया गया। जब इकट्ठा हो जाओगे तब तो कोई नहीं, शक्ति ही नहीं रहे आपको हरा पाएगी। रसिया हरा ही नहीं पा रहा है किसको? अब बापा रावल यहाँ से यानी मकरान से लेकर ये यहाँ तक महफूजा तक, फिर यहाँ जब इन लोगों को जब हरा दिए तो एक जगह था गजनी यहाँ पे था अफगानिस्तान में। गजनी में सलीम की राज था। सलीम शासक था, गजनी का सलीम शासक था। अब ललितादित्य मुक्तापीठ बोले कि सलीम हमेशा हमारे पर आक्रमण कर देता है। आप ऐसा कीजिए, बापा रावल हैं, आप तो इधर सक्सेस ले लिए हैं, आप ऐसा कीजिए कि आप इस पे भी आक्रमण कर दीजिए। किसके ऊपर? सलीम के ऊपर भी आक्रमण कर दीजिए। सलीम के ऊपर भी आक्रमण किया गया, सलीम को भी हराया गया। सलीम को हराकर, गजनी में हराकर, इनके लड़की से बापा रावल शादी भी किए। इनके बेटी से, हाँ, सलीम से बापा रावल शादी की। देखिए बापा रावल की 100 पत्नियां थी, जिसमें 35 पत्नियां केवल मुस्लिम थी, मलेच्छों की लड़कियां थी। मजाक नहीं थे बापा रावल, हिंदू हृदय सम्राट है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे सलीम को हटाकर यहाँ अपने भतीजे को राजा बनाए। तो पूरी तरह से ये इस तरह राज इनका था। कम से कम कहा जाता है कि यहाँ पे कम से कम 300 पोस्ट चौकियां थी, सैनिकों की 300 थी, ये समझ लेना। 300 चौकी बनाए थे यहाँ बापा रावल। तब बापा रावल की कहानी, यानी बापा रावल अंतिम रूप से 738 में इन लोगों को मारकर सिंध से भगा देते हैं और गुर्जर प्रतिहार के हाथ में सिंध अंतिम रूप से आ जाती है। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय के समय में भी मलेच्छ आक्रमण करते हैं भारत पे। उस समय तक्षक आक्रमण करता है इन लोगों पे। तक्षक आकर जीतता है और पूरी तरह से हरा देता है। तो इस तरह बापा रावल की पूरी तरह से कहानी है। और ये बापा रावल जो हिंदू साम्राज्य को पूरी तरह से 300 वर्ष, 350 वर्ष तक सुरक्षित रखा। जब तक महमूद गजनबी भारत में नहीं आक्रमण कर देता तब तक पूरी तरह सुरक्षित रहता है। ये कहानी है।
किसकी? बप्पा रावल की कहानी है। अब देखिए, बप्पा रावल की कहानी तो हो गई क्लियर। नागभट्ट थे, नागभट्ट पूरी तरह समाप्त करते हैं। ये देखिए, ये पूरी कहानी होने के पहले लगभग 725 ईस्वी में 725 ईस्वी में जुनैद जो है सोमनाथ मंदिर जुनैद तक 2-3 बार टूट चुका था, ये तीसरी बार ही तोड़ता है सोमनाथ मंदिर को। हिंदू के सौर्य का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, ऋग्वेद में उसकी कंसेप्ट है उसमें। अब देखिए, जुनैद तीसरी बार हमारे सोमनाथ मंदिर को तोड़ता है। नागभट्ट प्रथम उस समय ज्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन नागभट्ट प्रथम 7000 सेना ले जाकर जुनैद को जब लूट के जा रहा है, राजस्थान की तरफ से लूट के जब जा रहा है, यहाँ सोमनाथ मंदिर है ना, यहाँ से जब लूट के जा रहा है इधर, तो राजस्थान के जोधपुर के पास ही जुनैद को कौन पकड़ लेता है? नागभट्ट प्रथम। और उस समय भी हराता है नागभट्ट प्रथम। एक सेना बहुत केवल इनके पास 7000 ही सेना रहती है। किसके पास? नागभट्ट प्रथम के पास। लेकिन रात में हमला करके इनके सारी संपत्ति लूट लिया जाता है। किसी तरफ जान बचा के जुनैद भागता है, किधर? महफूजा की तरफ। ये भी समझ, ये सब लुटेरे थे, मलेच क्या थे? लुटेरे थे। तो सोमनाथ मंदिर को तीसरी बार ये तोड़ता है कौन? जुनैद तोड़ता है। देखिए, सोमनाथ मंदिर को टूट गया, सोमनाथ रास्ते में पकड़ लिया, जोधपुर के पास रास्ते में पकड़ लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ देख लीजिए कि जुनैद तो तोड़ के चले गए, किसी तरह बच गए। फिर जब नागभट्ट द्वितीय जब आते हैं, तब सोमनाथ मंदिर का निर्माण करवाते हैं और लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करते हैं। उस समय लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किए थे, बलुआ पत्थर से निर्माण कराए गए थे। दूसरी बार जो, ये तीसरी बार टूटी थी, दूसरी बार जो सोमनाथ मंदिर का निर्माण जो कराया गया था, वो वल्लभी नरेश थे 649 में बनवाए थे सोमनाथ मंदिर को। और सोमनाथ मंदिर को 600 दूसरी बार बनवाए थे। तीसरी बार ये तोड़ता है, और तीसरी बार कौन बनाता है? नागभट्ट द्वितीय बनाते हैं सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से बलुआ पत्थर। बाद में तो भैया पत्थर संगमरमर का बनेगा, फिर सोना का बनेगा। मोहम्मद गजनबी जब तक आएगा तब तो सोना का बन जाएगा। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर है। बलादित में